नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम लेखन कौशल और पत्रकारिता के अंतर्गत आने वाले विभिन्न टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक आज एक ही कक्षा में आप देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस विषय के अंतर्गत जो लेखन कौशल और पत्रकारिता वाला टॉपिक है, इसमें कुछ और भी विषय दिए गए हैं जिन पर हमने पहले ही कक्षाएं कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो YouTube पर ही वो कक्षा मिल जाएगी आपको, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जो एप्लीकेशन पर विद्यार्थी जुड़े हैं, वो जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिली हुई हैं, उसमें अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत इन टॉपिक्स पर बात की गई है। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उनमें विज्ञापन लेखन, साक्षात्कार, उद्घोषणा, संगोष्ठी, फीचर लेखन, आलेख लेखन और स्वागत भाषण लेखन शामिल है। तो ये सभी टॉपिक आज एक ही कक्षा में आप देखने वाले हैं। इसमें से भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर विशेष तौर पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने सवाल किया था कि यहाँ से सवाल किस तरह से बन सकता है। तो जैसे मान लीजिए विज्ञापन लेखन है, तो आपको, जैसे आपने देखा होगा, हम स्कूल लेवल पर बात करते हैं, आपको एक टॉपिक दिया गया और चूंकि हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल भी मिलेंगे, तो उसमें उस टॉपिक पर कहा गया कि विज्ञापन, एक आकर्षक विज्ञापन लिखिए, या इस विषय पर आप विज्ञापन कैसे लिखेंगे, लिखकर समझाइए, है ना। संगोष्ठी क्या होती है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, लिखिए। फीचर से आप क्या समझते हैं, फीचर लेखन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आलेख लेखन से आप क्या समझते हैं, या साक्षात्कार किसे कहते हैं। तो इस तरह से सवाल किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव में ही आए, कई बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं उनमें से भी सवाल यहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो आप अगर इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप ये मान के चलिए कम से कम यहाँ से 2 नंबर का सवाल आपका डिस्क्रिप्टिव या फिर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ही जाएगा। अगर सब्जेक्टिव आ गया तब तो आपको 4 नंबर का सवाल मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जाता है तो कम से कम 2 सवाल तो यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आप खुद से लिख कर देखिएगा उत्तर कि क्या आप इन विषयों पर आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं, या यहाँ से एमसीक्यू फॉर्म में सवाल बनता है तो उसका उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं। कक्षा के बाद अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा और कौन सा टॉपिक आप अगला करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत सिलेक्टेड टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। तो विद्यार्थियों के द्वारा जो टॉपिक भेजे जा रहे हैं कि इन पर आप क्लास करिए, तो उन चुने हुए टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो और भी कोई डिफिकल्ट टॉपिक आपको लगे जिस पर हमें क्लास करनी चाहिए, आप उसको बताइएगा। बाकी डिटेल क्लासेस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस एक साथ मिल गई हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो है उसको देखकर अपनी तैयारी को और अच्छा कर रहे होंगे। और बात करेंगे सबसे पहले हम विज्ञापन लेखन की। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जो शुरुआत में कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये बेसिकली जानकारी है, विशेषता है, या विज्ञापन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ से जो सवाल बन सकता है वो विज्ञापन लिखने के लिए आपको दिया जा सकता है किसी टॉपिक पर। तो पहले आप सावधानी पूर्वक देखिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप विज्ञापन लिखें, और उसके बाद हम एक विज्ञापन के माध्यम से समझेंगे कि विज्ञापन वास्तव में होता क्या है। तो विज्ञापन जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वी और ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना। यानी कोई विशेष प्रकार की सूचना जब आप प्रदान कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, विज्ञापन। और ये अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट शब्द का हिंदी पर्यायवाची है, जो ये बताता है कि विज्ञापन संप्रेषण का, यानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का ऐसा सशक्त माध्यम है जिसका प्रयोग कोई व्यापारिक संस्थान अपने उत्पाद का विक्रय करने के लिए करता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई विक्रय करने के लिए ही किया जाए, कई बार लोगों को जागरूक करने के लिए भी विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है, या किसी चीज की विशेषता बताने के लिए, तो उसका भी प्रयोग यहाँ पर होता है। तो सामान बेचने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए हम बेसिकली इसका प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु अथवा सेवा की बिक्री को प्रचलित करने हेतु उसकी सूचना जन जन तक संचारित करना विज्ञापन कहलाता है। अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाए कि विज्ञापन क्या होता है, तो आपने ये याद रखना है, यह विक्रय से संबंधित एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं तक उत्पाद संबंधी अन्य सूचना पहुंचाई जाती है। नियंत्रित जनसंचार माध्यम क्यों कहा गया है, क्योंकि जो संस्था है या सेवा प्रदाता है वो जो चाहेगा, जो बातें अपनी लोगों तक पहुंचाना चाहेगा, केवल उसी को पहुंचाएगा। तो पूरा नियंत्रण होता है उस कंपनी का, उस संस्था का, जो सूचना दे रही होती है।
आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे कि जो विज्ञापन लेखन है या विज्ञापन वास्तव में जो होता है क्यों जरूरी है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य सामान्य भाषा में अगर आप कहें तो किसी भी सेवा या सूचना को जन जन तक पहुंचाना या लोगों को जागरूक करना या सामान की बिक्री करना मुख्य उद्देश्य होता है विज्ञापन का। तो नवीन उत्पादों तथा सेवाओं की सूचना जन जन तक पहुंचाना यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, किसी वस्तु उत्पाद अथवा सेवाओं की श्रेष्ठता एवं गुणवत्ता की ओर जन साधारण का ध्यान आकर्षित करना, उत्पाद के प्रति उपभोक्ताओं के मन में रुचि और विश्वास जागृत करना तथा उसकी आवश्यकता की अनुभूति कराना, उपभोक्ताओं के अवचेतन मन पर चिरस्थायी प्रभाव डालना, ये मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। विज्ञापन में आकर्षक योजनाओं की घोषणा करते हुए उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि करना और वस्तु अथवा उत्पाद को खरीदने हेतु उपभोक्ता को प्रेरित करना। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे मार्केट में कोई नया ब्यूटी प्रोडक्ट आया है और अब उसको लोगों को हमें बेचना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ आकर्षक विज्ञापन तैयार करेंगे और जो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, जिनको लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, जिनको बहुत ज्यादा सुनते हैं, उनकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे एक्टर या एक्ट्रेस, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, विज्ञापन में शामिल करते हैं और उनको कहते हैं कि आप ये बताइए कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं जिससे आपको बहुत फायदा हुआ। तो जब वो इस चीज को दिखाते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट से हमें बहुत फायदा हुआ या हम खुद इसको यूज करते हैं, तो जो जन सामान्य लोग हैं ना, वो बहुत प्रभावित होते हैं कि देखो इतना बड़ा स्टार होके वो इसको यूज कर रहा है तो मैं भी उसको यूज करूं क्यों ना, और जब ये हम यूज करेंगे तो इससे हमें भी बेनिफिट मिलेगा। तो ना चाहते हुए भी, मतलब उनको जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि नया है और उनके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को यूज कर रहे हैं तो वो स्वतः ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से विज्ञापन को बेचना जो है इसका उद्देश्य होता है। या कई बार सरकार के द्वारा लोगों को कोई सूचना देना है कि भाई कोई नई योजना आई है सरकार की, उसका लाभ लोग कैसे उठा पाएं, या पर्यावरण दिवस है तो पर्यावरण दिवस हम मना के नहीं छोड़ देंगे, बल्कि लोगों को जागरूक भी करना है कि पर्यावरण को बचाएं। तो इसके लिए भी कई बार विज्ञापन निकाला जाता है और जिसमें सूचना दी जाती है लोगों को बेसिकली कि आप ऐसा करें तो आपको फायदा मिलेगा। तो सूचना देने के पीछे कुछ ना कुछ लाभ जरूर होता है, चाहे वो व्यक्तिगत लाभ हो चाहे वो सामाजिक लाभ हो। अब विज्ञापन लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये तो आपने देखा। अब यहाँ पर विशेषता क्या होती है, विज्ञापनों की विशेषता। एक तो विज्ञापन जो है ना बहुत सामान्य भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि बहुत सामान्य से सामान्य लोग भी उसको सुन सकें, समझ सकें, पढ़ सकें और उसकी तरफ आकर्षित हो सके। शब्दों के चयन में अर्थ की सार्थकता और औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट शब्द या बहुत पर्यायवाची टाइप के शब्द नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर शब्द कठिन होंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। सरस यानी कोमल वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, क्लिष्ट वर्णों के प्रयोग से बचना चाहिए, जैसे कि आपका ट वर्ग है ड़ा है, छ है, त्र, इस तरह के शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए, साधारण होने चाहिए और वाक्य साधारण होते हुए भी उसके अंदर पूर्णता होनी चाहिए, यानी जो बात आप कहना चाहते हैं पूरा भाव देने वाला होना चाहिए। देखो इसके अलावा जब आप लिखते हैं विज्ञापन तो कुछ और जरूरी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे कि जिस विषय को या वस्तु को विज्ञापन में दिखाया जा रहा है या जिसके लिए विज्ञापन दिया जा रहा है, सबसे पहले उसका नाम, प्रोडक्ट का नाम बड़े अक्षरों में आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हम किस प्रोडक्ट की चर्चा कर रहे हैं। यदि किसी कार्यक्रम का विज्ञापन है तो उसका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, इसके बाद संबंधित संस्था या संगठन का नाम। ठीक है, विषय का स्पष्टीकरण होना चाहिए, किस टॉपिक पर विज्ञापन लिखा जा रहा है। अब संभव हो तो वस्तु का चित्र तथा उसका उपयोग एवं उसकी विशेषता थोड़ा हाईलाइट करते हुए, उसको उजागर करते हुए लिखना चाहिए। यह वस्तु अन्य वस्तुओं से किन विशेषताओं के कारण अधिक बेहतर है, भाई आपका प्रोडक्ट हम क्यों यूज करें, बाकी प्रोडक्ट क्यों ना यूज करें। तो थोड़ा सा आपको ये भी अपनी विशेषता में शामिल करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है कि आप उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रसंग के अनुसार कोई स्लोगन या काव्यात्मक पंक्तियां दी जानी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा
हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ, कुछ राइमिंग वर्ड्स जैसे स्लोगन हो गया है ना, स्लोगन टाइप के कुछ लिख सकते हैं, या कोई पंक्ति ऐसी है जो कविता की पंक्ति है उसको आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जिससे थोड़ी जो विज्ञापन है ना वो आकर्षक लग जाएगी। विज्ञापन में संपर्क पता या दूरभाष का नंबर अवश्य दिया जाना चाहिए। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट को देखकर, आपके विज्ञापन को देखकर कोई प्रभावित हुआ और उसको लेना चाहे तो आप उससे कैसे संपर्क करें, तो आप नीचे कॉर्नर में अपना संपर्क पता, फोन नंबर, जो भी जरूरी चीजें हैं वो लिखेंगे। और यदि वस्तु पर कोई विशेष ऑफर है तो इस विज्ञापन को जो है और ज्यादा बढ़ावा मिलता है और बेहतर बनता है। तो विज्ञापन में अगर कोई ऑफर है तो उसको थोड़े बड़े बड़े शब्दों में, मान लीजिए आप किसी चीज पर 50% की छूट दे रहे हैं तो इसको थोड़ा हाईलाइट करके, या बाई वन गेट वन ऑफर लिमिटेड समय तक, तो कुछ ऐसी चीजों को आप शामिल कर सकते हैं ताकि जो उपभोक्ता है वो उसको खरीदने के लिए लालायित हो जाए और उसको लगे कि अभी ये ऑफर है तो मैं फटाफट से ऑफर का लाभ उठा लूं। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो विज्ञापन आएगा ना बच्चे वो 40 वर्ड्स में आएगा। जो रचनात्मक लेखन है इसमें विज्ञापन 40 to 50 या 60 वर्ड्स में ही आ सकता है, इससे ज्यादा विज्ञापन आता नहीं है। तो शब्द सीमा का ध्यान रखना है, कम से कम या थोड़े शब्दों में उपयोग एवं विशेषताएं आनी चाहिए। विशेष गुणों को रेखांकित करना चाहिए, मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए और पहली नजर में विज्ञापन आकर्षक लगना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि किसी ने देखा और साइड मतलब खिसक गया, विज्ञापन को आगे पलट दिया। मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई विज्ञापन है, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है ना तो लोगों की नजर में आके भी नहीं आता है, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आकर्षक है, उसमें चित्र भी है, स्लोगन भी है, ऑफर भी है, तो ऐसे क्या होगा, लोग आकर्षित होंगे और एक बार को सोचेंगे कि इसमें हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें जो आपको विज्ञापन लिखते समय याद रखनी है। अगर विशेषता पूछ ली जाए कि विज्ञापन लेखन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे विज्ञापन। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, एक विज्ञापन है, जैसे कि विषय है पर्यावरण बचाओ जीवन स्वस्थ बनाओ। सवाल था कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन क्या है, जागरूक करने के लिए लोगों को आपको विज्ञापन देना है। तो जैसा कि हमने कहा कि कुछ आप राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ काव्य पंक्तियां, स्लोगन का प्रयोग कर सकते हैं और जिस चीज के लिए विज्ञापन है उसको थोड़ा सा बड़े बड़े अक्षरों में हाईलाइट करके लिख सकते हैं। तो चूंकि हमारा विषय है पर्यावरण बचाना, तो पर्यावरण बचाओ और जीवन स्वस्थ बनाओ विषय पर यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है। इसको सबसे पहले टॉप पे लिखा गया है और यहाँ पर देखो एक काव्य पंक्ति जोड़ दी गई है, स्वस्थ जीवन का यही आधार, स्वच्छ हो जल और स्वच्छ बयार, स्वस्थ शरीर तो जीवन सुख में, खुशहाली और तन मन पुलकित। तो ये कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आपका वातावरण स्वस्थ रहेगा तो आप खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना विज्ञापन में फोटो दे दी गई है। चित्रों का बड़ा महत्व है, जिस भी चीज का विज्ञापन दे रहे हैं उसके चित्रों को शामिल करना चाहिए। अब कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। विकास की सड़क पर दौड़ते दौड़ते हमने ही जीवन के कवच रूपी पर्यावरण को छिन्न भिन्न कर डाला है। जागो, अभी भी समय है, जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाना है तो जल, वायु और मिट्टी को अपने वास्तविक स्वरूप में रहने दो। इस दिशा में विचार करो और आवश्यक उपाय अपनाओ। अब देखो यहाँ पर कोई बिक्री तो हो नहीं रही है, लोगों को जो है मैसेज, सामाजिक मैसेज दिया जा रहा है। तो यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, बस सीधे लिख दिया जाता है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो इस तरह से आप विज्ञापन जो है कम से कम शब्दों में, कुछ स्लोगन, कुछ काव्य पंक्तियां और कुछ चित्रों के माध्यम से आकर्षक बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और विज्ञापन देखिएगा, इस पर बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। यहाँ प्रोडक्ट बेचने की बात की गई है। प्रोडक्ट का नाम है राइटेक पेन और इसके लिए कहा गया है कि एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। तो देखो यहाँ पर एक तो आपको विज्ञापन का चित्र दिख रहा होगा, जैसा कि आपने कहा। अब इसकी विशेषता क्या है कि भाई ये हर विद्यार्थी की पहली पसंद है ना। 5 पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त मिलेगा, यानी यहाँ पर ऑफर भी दिखा दिया गया है। और साथ में राइटेक पेन कंपनी प्रस्तुत करते हैं जेल और बॉल पेन की उत्कृष्ट श्रृंखला। तो मतलब ये अपनी विशेषताएं बता रहे हैं यहाँ पर। अब और विशेषता क्या है, मोती जैसी लिखावट के लिए बिना रुके चलती जाए।
अब उपलब्ध कहाँ है? प्रमुख स्टेशनरी पर उपलब्ध है। और यहाँ पर देखो निर्माता का नाम, जैसा कि आपने कहा संपर्क पता जहाँ जरूरी है और जो जरूरी है दिया जाना चाहिए, तो इन्होंने अपना पता दे दिया है। तो इस तरह से जब आप विज्ञापन लेखन करते हैं, तो चाहे वो सूचना देने के लिए हो, जागरूकता फैलाने के लिए हो, या कोई सामान बेचने के लिए हो, जितना आकर्षक रहेगा, जितने ऑफर उसके अंदर रहेंगे, या जितना आप दिखाएंगे कि लोगों के लिए कितना हितकारी है, वो लोग उससे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो ये हमारा टॉपिक था बच्चे, विज्ञापन लेखन का। एक टॉपिक खत्म हो और मुझे लगता है यहाँ से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साक्षात्कार। देखो साक्षात्कार बेसिकली सह, अक्ष और अति इन शब्दों से मिलकर बना होता है। अक्ष आप जानते हैं आंखों के जो सामने हो, सह मतलब साथ में। तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में कोई बैठा हुआ है और आप उससे क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, उससे वार्ता करते हैं। तो इसको बेसिकली इंटरव्यू, साक्षात्कार, भेंट वार्ता या विशेष परिचर्चा नाम से जाना जाता है, जहां पर दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर किसी विशेष टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति कुछ सवाल पूछता है और दूसरा व्यक्ति उसके सवाल के कुछ जवाब देता है। उसको क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं। यानी साक्षात सामने, आंखों के सामने ही बैठकर या आमने सामने बैठकर चर्चा करना या सवालों के उत्तर देना। ठीक है। साक्षात्कार पत्र पत्रिकाओं में फीचर लेखन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अभी आप फीचर लेखन भी जो है देखेंगे। तो जब हम साक्षात्कार की बात करते हैं तो ये ज्यादातर पत्र पत्रिकाओं में छापा जाता है भाई किसी विशेष व्यक्ति का साक्षात्कार प्रिंट माध्यम में, और जो दृश्य श्रव्य माध्यम में है तो उसको ऐसे ही प्रस्तुत किया जाता है। आप विजुअल देख सकते हैं कि भाई दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा उसका उत्तर दे रहा है। या कई बार आप रेडियो पर भी साक्षात्कार सुनते हैं जहां पर केवल आवाजें आती हैं, आपको एक व्यक्ति सवाल कर रहा है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है। तो कुल मिलाकर साक्षात्कार को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आमने सामने बैठकर की गई किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा या प्रश्न उत्तरी को हम साक्षात्कार कहते हैं। तो साक्षात्कार कुछ बिंदुओं में समझिएगा क्या होता है। किसी अन्य व्यक्ति से मिलकर उससे बातचीत कर किसी विषय विशेष के बारे में उसका पक्ष जानना क्या होता है? साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार एक मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। देखो ये बातचीत करके प्राप्त करने का माध्यम होता है दृश्य या दृश्य श्रव्य, लेकिन जब हम प्रिंट माध्यम की बात करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे जो साक्षात्कार होता है वो उत्तरों को हमेशा लिखता है, क्योंकि उसको छापना है। भाई प्रश्न मैंने ये पूछा, इसका उत्तर ये आया। ठीक है। अब साक्षात्कार के विषय में कुछ विद्वानों के मत हैं, जैसे कि पीवी यंग ने क्या कहा था, साक्षात्कार को एक व्यवस्थित पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। मान लीजिए मुझसे कोई मिलने आया, या आप में से बहुत से विद्यार्थी सोचते होंगे कि भाई मैडम के बारे में जानकारी लेनी है, इनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, वो यहाँ तक कैसे पहुंची। तो अब आपका और मेरा कोई मतलब ऐसा संबंध नहीं है, या हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानते, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हमारे सामने आएंगे तो कुछ चीजें जो आप मेरे बारे में नहीं जानते प्रश्न के रूप में मुझसे पूछेंगे, मैं उसका उत्तर दूंगी। तो इस तरह से क्या होगा, मेरी कुछ बातें आप तक पहुंचेगी और आप उन बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा जो है ऐसी बैठक आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछने की प्रक्रिया जिसमें दो व्यक्ति शायद एक दूसरे के आंतरिक जीवन के बारे में या किसी विशेष घटना जिसके बारे में बात हो रही है उससे नहीं परिचित हैं, और फिर साक्षात्कार के माध्यम से वो परिचय प्राप्त करते हैं। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रकार एक प्रकार से साक्षात्कार के द्वारा ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट या अन्य कई प्रकार के पत्रकारीय लेखन के लिए जो है सामग्री इकट्ठा करता है। मतलब कई बार वो इंटरव्यू के माध्यम से या जिस जगह पर जाता है वहां पर लोगों से बातचीत करके चीजों को कलेक्ट करता है और समाचार पत्र में वो छापता है। तो यहाँ साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए प्रश्न पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट उद्देश्य और ढांचा होता है, मतलब किस उद्देश्य के साथ साक्षात्कार हो रहा है और उसमें किस किस प्रकार के या कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे ये पहले से तय होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए न केवल ज्ञान होना आवश्यक है बल्कि संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए।
मतलब ज्ञान होगा, आपने कोई सवाल पहले से तैयार कर रखा है कि ये पूछना है, और जो इंटरव्यू देने वाला है उसने कोई जवाब दिया लेकिन आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो उस जवाब के एवज में आप सवाल कर सकते हैं। ये क्षमता आप में होनी चाहिए ताकि आपका इंटरव्यू जो है एक प्रॉपर तरीके से और सही दिशा में जा सके। अब एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए कुछ बातों की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि अच्छे साक्षात्कार की क्या विशेषता है, तो यहाँ आप ये देख सकते हैं जिस विषय पर साक्षात्कार हो रहा है और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार हो रहा है उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति और विषय दोनों पर आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसकी? जो साक्षात करता है। साक्षात्कार का क्या उद्देश्य है इसके बारे में भी स्पष्ट रहना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो किसी अखबार के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं, क्योंकि आप जो इंटरव्यू लेने वाला है वो पूरे जन समाज, मतलब जो भी लोग हैं उनके मन की जिज्ञासा लेकर बैठा हुआ है। तो आप ऐसे सवाल पूछिए कि वो सवाल केवल आपका नहीं, बाकी लोग जो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे उन सबका सवाल होगा वो। यदि साक्षात्कार को रिकॉर्ड करना संभव हो तो अच्छा होगा, परंतु यदि ऐसा संभव ना हो तो साक्षात्कार के दौरान आप नोट्स लेते रहें। साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं अथवा उसे एक आलेख के जैसा भी लिख सकते हैं ताकि आप बाद में भूलें ना। आपने किसी का साक्षात्कार लिया मौखिक रूप से, हालांकि ये मौखिक रूप में होता है, लेकिन मान लीजिए आपको छापना है, आप 2 घंटे बाद ऑफिस पहुंचे, आपको पता ही नहीं है सामने वाले ने क्या बोला, क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती है ना, भूल जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप पॉइंट्स को लिख कर रखें। साक्षात्कार को लिखते समय 2 में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, कौन सा तरीका? या तो आप उसको लिख लें या फिर आप उसको रिकॉर्ड कर लें, ताकि आप जो लिखा है उसको छाप सकें या जो रिकॉर्डेड है उसको सुन सकें। अब बात करते हैं साक्षात्कार के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, जिसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है और विषय आधारित साक्षात्कार होता है। मतलब आप किसी विशेष मुद्दे पर बात करते हैं किसी एक्सपर्ट से, या फिर किसी विशेष व्यक्ति से बात करते हैं उसके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं पर। तो मुख्य रूप से 2 तरह के यहाँ पर साक्षात्कार होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा साक्षात्कार का टॉपिक था। उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बच्चे उद्घोषणा की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा उद्घोषणा क्या होता है। उद्घोषणा मतलब किसी चीज की घोषणा करना। घोषणा उद्घोषणा बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने अपनी कक्षा की शुरुआत की और मैंने आपसे सबसे पहले अभिवादन किया, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि आज की कक्षा में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली यही उद्घोषणा है कि आप अपने कार्यक्रम की जो आप करने जा रहे हैं उसकी जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। किसी रेडियो केंद्र से उसके मीडियम वेव, दशमलव मीटर अर्थात किलोहर्ट्ज, आकाशवाणी केंद्र आदि के बारे में जानकारी देना ही उद्घोषणा कहलाता है। मतलब जब किसी रेडियो पर आपने किसी की आवाज सुनी होगी कि आप किस रेडियो स्टेशन के किस केंद्र से बोल रहे हैं, कितने मेगाहर्ट्ज पर बोल रहे हैं, अपनी पूरी स्थिति की जानकारी आपको देनी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उद्घोषणा कहते हैं। रेडियो द्वारा जब कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत करना होता है तो इसके पूर्व उद्घोषक उद्घोषणा के द्वारा कार्यक्रम, केंद्र तथा समय की जानकारी श्रोताओं को देता है। जैसे सुबह से रात तक के कार्यक्रमों की एक रूपरेखा वहां पर प्रस्तुत कर देता है। मतलब अभी समय ये है, अगला कार्यक्रम इस समय होगा, उसके बाद ये चीजें होंगी, तो पूरी एक रूपरेखा या आप कह सकते हैं पूरे दिन भर की जानकारी आपको उद्घोषक के द्वारा मिल जाती है। उद्घोषणा वास्तव में एक मुनादी होती है। मुनादी मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, गांव में पहले मुनादी करके लोगों को जानकारी दी जाती थी। यह रंगमंच पर होने वाले नाटकों का सूत्रधार है। जैसे नाटक में सूत्रधार आता है और घटना की जानकारी देकर चला जाता है, वैसे ही उद्घोषक होता है जो आगे आने वाले कार्यक्रम के संबंध में संक्षिप्त और रोचक तरीके से श्रोताओं को आकर्षित करता है और उन्हें रेडियो सेट से ना उठने के लिए विवश करता है। उद्घोषणा भी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाती है। मतलब आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दे या आपको उत्सुक कर दे आगे आने वाले जो प्रोग्राम है या कार्यक्रम है उनको सुनने के लिए। अब एक उद्घोषक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, कोई भी उद्घोषक नहीं बन सकता है। उद्घोषक बनने के लिए क्या जरूरी है कि भाई आपकी आवाज अच्छी हो और आप जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट हो, सुनने वाले को कोई दिक्कत ना हो।
आप जो पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो, क्योंकि मौखिक रूप से उद्घोषणा होगी नहीं, चीजों को लिखा जाएगा, जब भी आप कार्यक्रम की रूपरेखा बता पाएंगे, प्रस्तुत कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रसारण योग्य स्वर होना चाहिए, ताकि लोगों को वो स्वर पसंद आए। कर्णप्रिय कहते हैं ना, कानों को अच्छा लगने वाली जो आवाज है वो होनी चाहिए। शुद्ध उच्चारण किया जाना चाहिए। स्वर में उतार चढ़ाव, मतलब ऐसा ना हो कि आप जब बोले तो ये लगे कि आप एक रटा रटा हुआ ज्ञान पढ़ रहे हैं, आप केवल रीडिंग कर रहे हैं, नहीं। उतार चढ़ाव से मतलब है कि जो भी आप बोल रहे हैं उसमें भाव आने चाहिए, है ना। उत्तम सामान्य ज्ञान होना चाहिए और आलेख लेखन की क्षमता होनी चाहिए, आप लिख कर चीजों को प्रेजेंट कर पाए। तो ये उद्घोषक के प्रमुख गुण या जो है क्या क्या बातें होती हैं उसके अंदर आपको ध्यान रखना है। और उद्घोषणा के लिए महत्वपूर्ण क्या चीजें होती हैं, एक तो ध्यान रखें किन किन चीजों को आप अपनी उद्घोषणा में शामिल करते हैं। एक तो कौन सा केंद्र है, अभी हम एक एग्जाम्पल्स को समझेंगे। मान लीजिए आप आकाशवाणी के फैजाबाद, मेरा हम लोग बचपन में सुनते थे ना, हमारा फैजाबाद केंद्र 206.4 मेगाहर्ट्ज ऐसा कुछ हुआ करता था। तो सबसे पहले कौन सा केंद्र है और कौन सा कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम मतलब कौन सा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, क्या समय हुआ है, और इसकी जो है इसके अलावा कोई सूचना देनी हो तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आकाशवाणी का फैजाबाद केंद्र है, 206.4 मेगाहर्ट्ज, शाम के 4 बज रहे हैं और आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे नगमे, है ना। कुछ इस तरीके से जो है आप इसको समझ सकते हैं। आपने कभी रेडियो सुना होगा तो आपने जरूर ध्यान दिया होगा, इस तरह से उद्घोषक जो है उद्घोषणा करता है। फिर उसमें क्या होता है, कार्यक्रम का विवरण दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक लिख कर रख लिया है, देखिएगा इसे। 206.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुहाने नगमे। अब जो उद्घोषक है जब ऐसे सुनाएगा ना कार्यक्रम को, तो सुनने वाला मतलब सुहाने नगमे आने वाले हैं तो वैसे रेडियो नहीं छोड़ेगा। प्रत्येक कार्यक्रम की प्रारंभिक और अंत की उद्घोषणा होती है, अंग्रेजी में से ओपनिंग और क्लोजिंग कहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाने नगमे, अब समाप्त हो गया। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, कार्यक्रम की जानकारी शुरुआत में भी देंगे और अंत में। अभी आप सुन रहे थे सुहाने नगमे, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आप सुनेंगे ये, और उसके बाद समाप्त हो जाएगा आपकी उद्घोषणा का जो कार्यक्रम है, ठीक है। तो ये कुछ विशेष बातें जो उद्घोषणा में आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब उद्घोषणा लेखन की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, वो क्या होती है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देखिएगा। जब आप उद्घोषणा लिखेंगे तो इसमें एक तो सूचना होनी चाहिए, ठीक है। जो आप सूचना दे रहे हैं बेसिकली आपका वो प्रॉपर तरीके से तैयार होना चाहिए। उत्सुकता, आप जो भी बताएं उसको सुनकर लोग उत्सुक हो जाए कि भाई आने वाले समय में ये कार्यक्रम होने वाला है। रोचक होना चाहिए, संक्षिप्त विवरण होना चाहिए, सुलझी हुई अभिव्यक्ति, यानी जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। बहुत सरलता से तथ्यों को रखना चाहिए और तथ्यपरकता होनी चाहिए और विविधता। ऐसा नहीं कि बार बार एक ही चीज आप कार्यक्रम को सुनाए जा रहे हैं। आप बेशक अपने चैनल या रेडियो के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं कि कितने मेगाहर्ट्ज से बोला जा रहा है वो सेम रखें, लेकिन कार्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, तभी लोग एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम सुनने के लिए उत्सुक रहेंगे। देखो यहाँ पर एक कथन मिलता है, डॉक्टर मधुकर गंगाधर जी के द्वारा बोला गया है। उन्होंने कहा है कि उद्घोषणा और मुख्य रूप से कार्यक्रम की सूचना है। उद्घोषणा मुख्य रूप से कार्यक्रम की सूचना है, किंतु होशियार उद्घोषणा लेखक मात्र चंद शब्दों के प्रयोग से उसे ऐसा बना लेते हैं कि कार्यक्रम के प्रति सूचना तो मिलती ही है, सुनने की जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाती है। अतः एक अच्छे उद्घोषणा के लिए आवश्यक है सूचना, उत्सुकता और रोचकता। तो मुख्य रूप से 3 चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है एक अच्छा उद्घोषक होने के लिए या अच्छी उद्घोषणा लिखने के लिए। ये हमारे 3 टॉपिक हो गए। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं जो है संगोष्ठी या फिर कॉन्फ्रेंस। संगोष्ठी एक ऐसी शैक्षणिक या बौद्धिक बैठक होती है जिसमें किसी विशेष विषय पर विद्वान, शिक्षक, शोधकर्ता या विद्यार्थी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और उस विषय पर चर्चा करते हैं। बेसिकली एक बैठक होती है जिसमें कुछ लोग शामिल होते हैं और किसी खास मुद्दे या विषय पर वो आपस में चर्चाएं करते हैं। इसमें वक्ता अपने शोध, अनुभव और तर्कों के आधार पर विषय को स्पष्ट करते हैं और जो श्रोता होते हैं
प्रश्न उत्तर के माध्यम से उसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार संगोष्ठी ज्ञान के आदान प्रदान और विषय की गहराई से समझ विकसित करने का एक प्रभावी माध्यम है। मतलब किसी विशेष टॉपिक पर एक तरह से यहाँ पर चर्चा हो रही है, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो उस विषय पर अपनी बात रखते हैं, और अगर श्रोता के अंदर कोई समस्या या कोई डाउट निकल के आता है तो वो उनसे सवाल करके उसको क्लियर कर लेता है। तो एक तरह से ज्ञानवर्धक बैठक होती है। संगोष्ठी लेखन के लिए किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, आइए एक बार इस पर हम बात करते हैं। विशेषताएं क्या हैं? तो एक तो विषय की स्पष्टता होनी चाहिए। देखो, आप संगोष्ठी बेसिकली क्या है कि आपने बैठक की है, वहां पर चर्चा चल रही है, अब उसके लिए भी आपको पहले से लिखकर तैयार करना है। तो संगोष्ठी लेखन में विषय स्पष्ट और केंद्रित होना चाहिए। तथ्य परकता होनी चाहिए, मतलब ऐसे हवा हवा में बात नहीं कर रहे हैं आप। इसमें दिए गए विचार तथ्य, उदाहरण और प्रमाणों पर आधारित होते हैं। मतलब जो भी वक्ता बोलेगा, जो भी आपने अपना एक बनाया होगा सिनेरियो कि भाई हमने ये चीजें बोलनी है, तो आप पॉइंट को हमेशा लिख कर रखेंगे, तथ्यों को हमेशा लिख कर रखेंगे। क्योंकि संगोष्ठी में अगर आप वक्ता के रूप में बैठे हैं या श्रोता के रूप में भी बैठे हैं तो प्रश्न कई बार उस समय दिमाग में नहीं आता। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी तथ्य हैं उनको ध्यान से लिखकर पहले ही रखें। तार्किकता इसमें इंपॉर्टेंट है। विचारों का क्रम तार्किक और सुव्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप एक बार कुछ और बात बोल रहे हैं और दूसरी बार में कुछ और बात बोल रहे हैं, तो बातें एक दूसरे से जुड़ नहीं रही हैं। तो इसलिए जो भी आप बोले उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बातें एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा संक्षिप्तता और स्पष्टता, अनावश्यक विस्तार से बचते हुए स्पष्ट और संक्षिप्त लेखन किया जाना चाहिए। भाषा सरल और प्रभावी होनी चाहिए और क्रमबद्ध प्रस्तुति दी जानी चाहिए। किसी भी टॉपिक पर जो पहले जरूरी बात है उसको बोलना है, फिर उसी से जुड़ता हुआ जो अगला टॉपिक है उस पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, बात करेंगे संगोष्ठियों के प्रकार की। संगोष्ठी जो होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है? तो या तो कोई शैक्षणिक संगोष्ठी होगी, मतलब शिक्षा संबंधी कोई चर्चा हो रही होगी, या तो व्यावसायिक संगोष्ठी होगी, या विचार संगोष्ठी होगी, या समाचार संगोष्ठी होगी। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की संगोष्ठी होती है। और विचार संगोष्ठी जो होता है, जब उसके आयोजन की बात होती है तो उसमें देखो मुख्य रूप से 4 जो है लोग शामिल होते हैं। 4 लोग कौन कौन से शामिल होते हैं? एक तो अनुदेशक या व्यवस्थापक जो पूरी व्यवस्था करता है, जो उस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहा होगा, और उसमें कुछ वक्तागण होंगे जो किसी विशेष टॉपिक पर अपनी बात रख रहे होंगे, और बाकी ऑडियंस जो भागीदार होंगे यानी जो उनको सुन रहे होंगे। जैसे अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि थी, तो एक हंस पत्रिका के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। तो वहां पर देखो आयोजक कौन था? हंस पत्रिका के संपादक रहे होंगे, और उसमें कुछ लोगों को मनोनीत किया गया था अध्यक्ष के रूप में कि भाई आप इस विषय पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर एक संगोष्ठी होनी है, इसका जो है इसकी आप अध्यक्षता करें। और कुछ लोग उसमें वक्ता के रूप में आए थे और कुछ लोग उसमें श्रोता के रूप में शामिल हुए थे। तो इस तरह की संगोष्ठी में मुख्य रूप से 4 लोग शामिल होते हैं। तो ये तो संगोष्ठी का टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पर आपने जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देख ली हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा फीचर लेखन। देखो इंपॉर्टेंट रहेगा। फीचर लेखन क्या होता है? तो एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और इसके साथ साथ उनका मनोरंजन भी करना। देखो समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है? समाचार में आप मनोरंजन करने के लिए नहीं लिखते, बल्कि केवल सूचना देने के लिए, जानकारी देने के लिए लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पाठक है उसको सूचना भी दी जा रही है, उसको थोड़ा बहुत शिक्षा भी दी जा रही है उसके माध्यम से, और उसका मनोरंजन भी किया जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार का लेखन यहाँ पर होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्काल घटित घटनाओं से परिचित नहीं कराता। मतलब फीचर कभी भी लिखा जा सकता है, किसी भी टॉपिक पर लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि तुरंत कोई घटना घटी और तुरंत उसको हमने लिख दिया। फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन की शैली से अलग होती है, क्योंकि कथात्मक होती है ये। ठीक है, कहानी की तरह जो है इसको आप लिखते हैं। कहानी की तरह लिखेंगे तभी इसमें आकर्षण आएगा, तभी लोगों के अंदर उत्सुकता आएगी और लोग इसको पढ़ेंगे, तभी लोगों का मनोरंजन भी होगा। समाचार में जो समाचार लेखक होता है वो अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि ये विचारात्मक नहीं होता है। लेकिन जो फीचर लेखक होता है वो अपनी भावनाओं, दृष्टिकोणों और विचारों को व्यक्त कर सकता है। ठीक है, आप किसी मुद्दे पर क्या सोचते हैं,
चूंकि पत्रकार होता है ना, उसको तटस्थ रहना पड़ता है, वो किसी घटना में अपनी राय नहीं दे सकता। अब फीचर लेखन में जो फीचर लेखक है वो अपनी राय प्रस्तुत कर सकता है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं किया जाता। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? समाचार में जो होता है वो उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप थोड़ा सा इसको देखिएगा क्या क्या शामिल होता है। उल्टा पिरामिड शैली बेसिकली, पिरामिड आपने देखा होगा कि इसका जो त्रिकोण का जो तीर होता है वो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन उल्टा पिरामिड शैली में ये नीचे की तरफ होता है। तो समाचार लेखन में सबसे पहले इंट्रो आता है या मुखड़ा आता है, उसके बाद समाचार की बॉडी आती है, उसके बाद समापन आता है। तो ये उल्टा पिरामिड शैली बेसिकली समाचार का ढांचा होता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो फीचर है उसमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब पूरा जो है कथात्मक शैली में ये चलता है। कहानी में क्या होता है भाई, कोई घटना होगी, उसमें कुछ पात्र होंगे, या पात्र नहीं भी हुए तो कुछ विचार या संवाद होंगे जिसके माध्यम से कहानी आगे बढ़ेगी। तो इन्हीं बातों को यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। सवाल देखो एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया जाए कि क्या फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। फीचर लेखन की भाषा समाचारों की भाषा की तरह सामान्य बोलचाल की नहीं होती, बल्कि सरल, रूपात्मक और साहित्यिक होती है, क्योंकि जितनी साहित्यिक होगी, आकर्षक होगी, उतना लोग उसको ज्यादा पढ़ेंगे। फीचर लेखन का विषय अतीत, वर्तमान तथा भविष्य से संबंधित हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी हमने बात की कोई समाचार है नहीं कि तुरंत घटी घटना को हम लिख रहे हैं। आप भविष्य की प्लानिंग के बारे में भी लिख सकते हैं, वर्तमान में क्या घट रहा है उस पर लिख सकते हैं, और पास्ट में क्या हो गया आपने उस पर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फीचर जिज्ञासा, सहानुभूति, संवेदनशीलता, आलोचनात्मक तथा विवेचनात्मक भावों को उद्दीप्त करता है। मतलब ये सभी भाव ध्यान में रखकर लिखा जा सकता है। क्योंकि आप विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ स्वतंत्र हैं, तो किसी भी प्रकार का भाव आपके मन में है आप उसको फीचर में डाल सकते हैं। देखो फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, लेकिन इसके 3 भाग माने गए हैं। किसी चीज का अगर प्रारंभ होगा तो उसका कुछ मध्य होगा और अंत भी होगा। तो प्रारंभ, मध्य, अंत आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। शर्त ये है कि हर पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब बातें ऐसा नहीं कि पहले आपने कुछ और लिखा फिर बीच में कुछ और लिख रहे हैं, एक कहानी की तरह बंधी हुई होनी चाहिए स्टोरी। फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा ना केवल कथा ही लिख रहे हैं, कथा में तथ्य भी होने चाहिए। फीचर किसी महत्वपूर्ण खोज तथा उपलब्धि पर भी लिखा जा सकता है। अब एक सवाल आता है बच्चे कि फीचर लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो फीचर कई विषयों पर अनेक प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे किसी समाचार का बैकग्राउंड क्या है उस पर कोई फीचर लिख सकता है, ठीक है। खोज परक फीचर क्या होता है उस पर भी लेखन किया जा सकता है। साक्षात्कार फीचर, इसके अलावा जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्तिगत या व्यक्ति चित्र फीचर, इसके अलावा यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर। मुख्य रूप से फीचर के कई प्रकार हैं, जिसमें से आप देखेंगे ज्यादातर समाचार के लिए फीचर लिखा जाता है, या साक्षात्कार किसी का किया गया तो उस पर एक फीचर लिख दिया जाता है। किसी व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करना, भाई किसी व्यक्ति का चित्रण करना हो तो उसके बारे में, या कोई घटना पास्ट में घटी है उसके बारे में। तो बहुत सारे विषय हैं जिन पर फीचर लिखा जा सकता है। तो ये तो फीचर के हो गए बच्चे प्रकार। और आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अगले टॉपिक की, जो कि है आलेख लेखन। देखो फीचर लेखन और आलेख लेखन, बहुत सारे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। आलेख क्या होता है? आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप है, जैसे निबंध और अनुच्छेद। निबंध क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, विचार उसमें ज्यादा आते हैं। निबंध जो होता है आपने कई बार लिखा होगा भाई 200, 250, 500 शब्दों में लिखना है। लेकिन अनुच्छेद जो होता है वो छोटे रूप में आप उसको प्रस्तुत करते हैं। मतलब उस अनुच्छेद जो है निबंध की तुलना में कम शब्दों का प्रयोग करके लिखा जाता है। तो वैसे ही यह आकार में लेख से बड़ा होता है। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं, लेकिन आलेख जो है विचारों को और ज्यादा बड़ा कर देता है, व्यापक कर देता है। आलेख में चूंकि उपसर्ग लग जाता है, इसलिए इसका अर्थ जो निकल के आता है वो सम्यक और संपूर्ण होता है। आलेख मतलब संपूर्ण लेखन, किसी क्षेत्र को छोड़ेंगे नहीं, हर विषय को इसमें कवर करेंगे जो टॉपिक दिया गया है। अब आलेख लेखन के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। जब कोई आलेख लिखा जाएगा तो यहाँ मुख्य रूप से सबसे पहले ध्यान रखना है कि किसी ज्वलंत समस्या
तत्कालीन घटना या महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा प्रसिद्ध विषयों के बारे में लिखा जाता है। तो यहाँ पे घटना जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम बात करें आलेख की, तो ये विचारात्मक होते हैं। लाइट चली गई है लेकिन मुझे लगता है आप कक्षा को देख सकते हैं, मैं रोकना नहीं चाह रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। आलेख जो है विचारात्मक होते हैं। आलेख लेखक उसमें किसी विषय को विचार विश्लेषणात्मक शैली में प्रस्तुत कर सकता है। आलेख की भाषा वर्ण विषय को व्यंजित करने में समर्थ तथा सरल होती है और आलेख का आरंभ तथा समापन रोचक और जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा कुछ गुण हैं जो आलेख के हैं, बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले देखा कि भाई कोई मुद्दा होगा जो बहुत करंट में बहुत ज्यादा प्रचलित होगा या बहुत ज्यादा चर्चा में होगा, तो इसको कहते हैं ज्वलंत मुद्दा, है ना, उस पर लिखा जाना चाहिए। इसकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। संबंधित बातों का संपूर्ण उल्लेख होना चाहिए और विचार स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा आलेख का आकार विस्तारपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। किसके बारे में? आलेख के बारे में। देखो यहाँ पर अभी आपने कहा कि ये लेख का व्यापक रूप है, बिल्कुल, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप 4, 5, 6 पेज लिखें या पूरी पुस्तक तैयार कर दें। एक लिमिट में ही अपनी बातों को विस्तार देना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आलेख की शैली विश्लेषणात्मक होती है। आलेख जिज्ञासाशील होना चाहिए, मतलब जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए और एक बात को एक ही बार लिखी जानी चाहिए, मतलब बातें रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आलेख के अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो आपको भूमिका देखनी है। भाई किसी चीज, जैसे आप निबंध लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? भूमिका देते हैं, प्रस्तावना जिसको कहते हैं। उसके बाद विषय का प्रतिपादन यानी विषय को विस्तार देंगे और अंत में समापन करेंगे। तो मुख्य रूप से ये 3 अंग या 3 प्रमुख जो है चरण हैं जब आप आलेख लिख रहे होते हैं उस समय। आलेख लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो विषय, जैसा हमने पहले कहा कि जो भी ज्वलंत विषय है उस पर चिंतन करना चाहिए, विषय वस्तु को समझना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, फिर लिखना शुरू करना चाहिए। और विषय वस्तु से संबंधित आंकड़े जो हैं आपके पास, तथ्य जो हैं, उदाहरण जो हैं, उनको संग्रह करना चाहिए, उनको भी शामिल करना चाहिए। आलेख में तारतम्यता होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। आलेख की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए, मतलब लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। और वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, एक अनुच्छेद में एक ही भाव व्यक्त होना चाहिए। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी। इसके अलावा भूमिका और समापन में रोचकता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है आलेख, और आलेख का विषय है बाल श्रम और अपेक्षित बचपन, यानी बच्चों को कैसे बचपन में ही श्रम करने पर मजबूर किया जाता है, यानी बच्चों को कैसे बचपन में ही श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनका जो बचपन है, जो वास्तव में उनको मिलना चाहिए, वो बचपन वो उनको नहीं मिल पाता, उससे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक लेख जो पूरा आपको बचपन और बाल श्रम पर दिखाया गया है, पीडीएफ में आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे आज का, और आगे हम बात करेंगे आज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्वागत भाषण। देखो स्वागत भाषण, इस पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि बहुत मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं मुझे। स्वागत भाषण बेसिकली होता क्या है? देखो किसी समारोह में जब कोई व्यक्ति उपस्थित होता है या बहुत से व्यक्ति उपस्थित होते हैं तो उनको संबोधित करते हुए उनका स्वागत किया जाता है, मतलब उनके आने के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है और उनको भी अच्छा लगे कि भाई उस जगह पर आए, उस जगह पर आकर उनकी वैल्यू बढ़ी, लोग उनको जो है सम्मान दे रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि उनके बारे में 2-4 बातें बोली जाएं, है ना, उनका स्वागत किया जाए। तो स्वागत भाषण सद्भावना का प्रतीक होता है जिसमें समारोह में आने के लिए समय निकालने वाले सभी लोगों, जिनमें गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होते हैं, उनका स्वागत और आभार व्यक्त किया जाता है। यह आमतौर पर सीधा और संक्षिप्त होता है। समारोह में थोड़ी उत्सुकता और उत्साह बढ़ाने के लिए इसे थोड़ा और रोचक बनाया जा सकता है। तो जब आप किसी व्यक्ति का आभार प्रकट करते हैं, चूंकि उसने समय दिया अपना, वो इतना ट्रैवल करके
किसी परेशानी, मतलब कितनी परेशानी हुई होगी उसको, ये सब झेलते हुए आपके पास आया है आपके समारोह में शामिल होने, तो उसकी कृतज्ञता आपको व्यक्त करनी है। तो बेसिकली ये स्वागत भाषण है, या देखिएगा। तो आज के जो हमारे टॉपिक थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। थोड़ी स्पीड मैंने जल्दी जल्दी बोली है, हो सकता है कुछ लोगों को मतलब सुनने में दिक्कत हो, या कुछ लोगों को लगे कि मैडम कितनी जल्दी जल्दी बोल रही हैं। रीज़न आपको पता है, क्लास लंबी हो जाती और बच्चा जाग जाएगा तो बीच में उसको टांग के फिर क्लास करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी इसको निपटाया जाए। और आज का ये जो हमारा टॉपिक है यही समाप्त होता है। मिलेंगे फिर अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।